हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि हर तरह की न्यूज़ जो है वो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं 14 अप्रैल 2022 के करंट फेयर। लेकिन उससे पहले यार सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कम से कम एक फ्रेंड को शेयर कर दिया करो। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 इंडिया। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूं कि ईवाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से एक बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड दिया जाता है, तो हम इसको कह देते हैं कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 इंडिया में किसको दिया गया। तो याद रखना है कि यह अवार्ड दिया गया बहुत ही फेमस लेडी फाल्गुनी नायर को। कौन है फाल्गुनी नायर? तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांड, शायद आपने इसमें शॉपिंग भी की होगी। तो ये नायका ब्रांड है, तो उसकी फाउंडर हैं, उसकी सीईओ हैं। तो इनको चुना गया है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 इंडिया का अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है। तो आप यहाँ पे चेहरा भी देख सकते हैं फाल्गुनी नायर का, और ये 23rd एडिशन है इस अवार्ड का। और ये हमें रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को, क्योंकि इनको चुना गया है। अब पूरे वर्ल्ड लेवल पे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिए जाने हैं 9 जून को मोनाको के अंदर। तो उसमें इंडिया की तरफ से किनको मिलेगा? ये मिलेगा फाल्गुनी नायर को। और इसमें दोस्तों बहुत ही अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, लाइक 9 अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, जिसमें कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो मैच्योर हो चुकी हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ यूनिकॉर्न्स हैं जिन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। तो वो सारी कंपनीज जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन आपने इसमें एक कैटेगरी याद रखनी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एएम नायक को। कौन है एएम नायक? एएम नायक दोस्तों हैं ग्रुप चेयरमैन एल&टी कंपनी के। एल&टी का मतलब है लार्सन एंड ट्यूबो कंपनी के। ये ग्रुप चेयरमैन है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो इसके अंदर दिया गया है। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हो फाल्गुनी नायर का। लेकिन एक नाम और आपको बताना चाहूंगा, किरण मजूमदार शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि 2020 में ये ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो इनको मिला था। जैसे 2021 का फाल्गुनी नायर को मिला है, 2020 का इनको दिया गया था। और ये ऐसी पहली महिला थी जो कि इंडिया से एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो हासिल करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किरण मजूमदार शाह किसकी फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं? ये हैं बायोकॉन कंपनी की, जो कि एक बहुत ही फेमस जो है वो आप कह सकते हो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और ये जो ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है दोस्तों, ये वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इवन बिजनेस ऐसा अवार्ड है जिसमें बेस्ट टू बेस्ट बिजनेस पर्सन को चुना जाता है। और ईवाई जो है एक तरह से आप कह सकते हो ग्लोबल सर्विस कंपनी है, जिसमें टैक्स से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बताई जाती है, ट्रांजैक्शंस, कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो बताई जाती हैं। और ये जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर प्रोग्राम है, इंडिया जो है इसमें फॉर्मली एंटर किया था 1999 में। मुंबई से जो है वो हमने इसमें पार्टिसिपेट करना जो है वो स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम तो आपको यहाँ से दिख ही रहा है पिक्चर से। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सी कंट्री 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगी। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है। तो आपने याद रखना है दोस्तों कि अभी 2022 में ये गेम्स जो है वो बर्मिंघम में होनी है, इंग्लैंड के अंदर। लेकिन अभी 2026 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। और आपने याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की मतलब हम बात कर रहे हैं विक्टोरिया स्टेट की, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पूछा जाएगा कि कहाँ पे खेली जानी है, तो विक्टोरिया स्टेट में खेला जाएगा। तो आप देख सकते हो विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलिया जो है वो होस्ट करेगा 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स को। अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 4 अलग अलग टाउन्स में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खेला जाएगा। और साथ ही साथ इसमें 16 अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स होंगी जो अभी तक अनाउंसमेंट की गई है विक्टोरिया स्टेट की तरफ से। 2026 में ये गेम्स होनी है, जिसमें एक्वेटिक्स कह सकते हो, साइकिलिंग होगी, इवन T20 क्रिकेट को भी जो है वो इसमें शामिल जो है वो किया गया है। तो फिर से एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सामने आई है। और बर्मिंघम इस बार की होस्ट कर रहे हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ 28 जुलाई को ये गेम स्टार्ट होंगी, 8 अगस्त को खत्म होगी। और इसका मोटो क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन। लेकिन एक और खास बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो छठी बार जो है वो इस गेम्स को होस्ट कर रहा है, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे 1938 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इस कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे इसको कॉमनवेल्थ नहीं, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पे हुई थी उस टाइम पे? सिडनी में ये गेम्स हुई थी। और फिर 1962 में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया, तब इसको ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। फिर ये पर्थ ने होस्ट की। फिर 1982 में कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिस्बेन ने होस्ट किया।
1982 के बाद 2006 में इसको मेलबर्न में होस्ट किया गया, लेकिन 2018 में भी गोल्ड कोस्ट ने इसको होस्ट किया था, क्वींसलैंड में इसको होस्ट किया गया था। तो 5 बार ऑलरेडी हो चुका था, तो छठी बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया इन गेम्स को होस्ट कर रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये पूरी की पूरी ओपनिंग सेरेमनी जो है वो इंडिया का, इवन आप कह सकते हो कि अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो उसमें से नाम लिया जाता है लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, तो उसमें ओपनिंग सेरेमनी होगी जो 1 लाख से भी ज़्यादा दर्शकों का एंटरटेन किया जा सकता है। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही यूनिक जो है वो ग्राउंड है। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो केवल एथलीट्स को ही ऊपर नहीं लेके जाती, वो एक जगह की इकोनॉमी को भी ऊपर उठा देगी। मतलब विक्टोरिया स्टेट की इकोनॉमी 3 गुना जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब $3 बिलियन जो है वो और बढ़ जाएगी। तो ये मतलब इकोनॉमिक लेवल पे भी आप कह सकते हो किसी भी जगह को अपलिफ्ट करती है। और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल के बाद होती हैं, और इसमें 72 नेशंस और टेरिटरीज पार्टिसिपेट करती हैं कॉमनवेल्थ की, मतलब जिसके ऊपर ऑलरेडी ब्रिटिश एम्पायर जब रूल कर चुकी हैं, तो वो कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इसमें जो 4 होम नेशंस हैं यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और नदर्न आयरलैंड हो गया, ये अपनी अलग अलग टीम्स भेजते हैं, इनकी एक टीम नहीं जाती, तो सबकी अलग अलग जाती हैं। तो याद रखना है 2026 की ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया स्टेट होस्ट कर रहा है, और 2022 की बर्मिंघम में ये गेम्स होने वाली हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला सेक्शन हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, इंडिया का पहला कम्युनिटी म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरह का म्यूजियम जो है वो इंडिया में ओपन हो रहा है। ये है कम्युनिटी म्यूजियम, और ये कम्युनिटी म्यूजियम बनाया गया है लेह के अंदर, और एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है गया ससोमा, वहाँ पे जो है वो इसको खोला जा रहा है। तो इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी, जो पुरानी चीज़ें हैं इन गांव से रिलेटेड वो इसमें दिखाया जाएगा। तो ये गया ससोमा विलेज इसमें खोला गया है लेह लद्दाख के अंदर, और इसका मेन मकसद यही है कि जो गया ससोमा के लाइक गांव वाले लोग हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइक जो पुराने आर्टिकल्स हैं, कोई पुरानी कलेक्शन है जो कि कम्युनिटी म्यूजियम में रखी जा सकती है और लोगों को दिखाई जा सकती है। और पुराने जो लद्दाखी हाउस होते थे वो किस तरह के दिखते थे, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो बनाए जा रहे हैं। और इस म्यूजियम का मेन मकसद यही है कि जो रिच कल्चर है पूरे इस एरिया का, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको लोगों तक दिखा के हमारे कल्चर को बचाया जा सके, उसको प्रिजर्व, उसको हम संभाल के रख सकें। और इस म्यूजियम के अंदर आप कह सकते हो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाए जाएंगे पुराने, कोई टेक्सटाइल ड्रेसेस दिखाई जाएंगी जो लद्दाखी लोगों की तरफ से उस एरिया में पहनी जाती हैं, और खास करके डे टू डे लाइफ जो है वो वहाँ पे गया समोसा के लोगों की बताई जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग इनके बारे में जान पाएंगे। और एक ट्रेडिशनल हाउस जहाँ पे इस म्यूजियम को इस्टेब्लिश किया गया है, उसमें अलग अलग तरह के जो हैं वो फीचर्स रखे गए हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड भी, ताकि लोग जो हैं वो आराम से इसको समझ सकें। और ये लेह और मनाली जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे इसको जो है लाइक बनाया गया है, ये क्योंकि गया विलेज वहीं पे है, और ये आप कह सकते हो फर्स्ट विलेज और ओल्डेस्ट इनहैबिटेशन है जो अपर लद्दाख के अंदर था। तो इसलिए इसको म्यूजियम को वहाँ पे खोला जा रहा है ताकि इनके कल्चर को जो है वो लोगों तक पहुँचाया जा सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो है वो किसने जीत ली है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साल में सबसे पहले हुई थी बहरेन ग्रैंड प्रिक्स, दूसरी हुई थी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, और तीसरी है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये तीसरी ग्रैंड प्रिक्स है 2022 की, और इसको जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 साल के प्लेयर हैं, और इन्होंने दूसरी बार जो है वो 2022 का एक टूर्नामेंट जीत लिया, क्योंकि बहरेन वाला भी जो है वो चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता था, सऊदी अरेबिया वाला मैक्स वर्स्टैपन ने जीता था, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो फिर से किसने जीत लिया है? चार्ल्स लेक्लर्क ने जीत लिया है। मतलब लुइस हैमिल्टन इस साल का कोई भी अभी तक खिताब जो है वो नहीं जीत पाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर लगातार जो है वो कुछ सालों से चैंपियन बनते आ रहे थे, लेकिन पिछले साल थोड़ा सा डगमगाए, क्योंकि पिछले साल की पूरी सीरीज किसने जीत ली थी? मैक्स वर्स्टैपन ने। लेकिन इस साल जो है वो मैक्स वर्स्टैपन अभी एक उभरता हुआ सितारा आप देख रहे हो, 2 रेसेस जीत चुके हैं चार्ल्स लेक्लर्क, और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ल्स लेक्लर्क ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीत चुके हैं। नेक्स्ट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है ताकि एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाया जा सके और एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उस स्टेट में लगाया जा सके, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को हम जो है वो थोड़ा सा रोक सकें, या आप कह सकते हो कि किसी तरह से लोगों का जो कंजम्पशन लेवल है, जो डिमांड है पेट्रोल की या क्रूड ऑयल की, वो कम की जा सके। और ये स्टेट है दोस्तों वन एंड ओनली ओडिशा। तो आंसर क्या होगा? डी होगा।
तो उड़ीसा गवर्नमेंट और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये टाई अप है ताकि एक ऐसा हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा सके और एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाया जा सके, ताकि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है या इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है एक्सपोर्ट लेवल पे भी, वो भी हम क्या कर सकें, कम कर सकें और हम लोगों को इस तरह की सुविधाएं दे सकें ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करें। और उड़ीसा जो है वो सिंगल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टील का, तो बहुत बड़ी डिमांड है वहाँ पे एनर्जी की, तो इस तरह की एनर्जी जनरेट करके पहुँचाई जा सकती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो उड़ीसा और बीपीसीएल का ये टाई अप है, तो इसमें और कुछ याद रखने वाला नहीं है, तो इतना ही आपने याद रखना है। और बीपीसीएल के बारे में जरूर याद रखो, बीपीसीएल का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। बीपीसीएल के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, याद रखना अपने नाम। और साथ ही साथ आपने याद रखना उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो है वो नवीन पटनायक जी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी, गणेशी लाल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसने सिल्वर मेडल जीत लिया है मेंस सिंगल्स ऑर्लिन्स मास्टर 2022 के अंदर। तो सबसे पहले आपने इसमें पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ये टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑर्लिन्स जो है वो एक जगह है कहाँ पे, फ्रांस के अंदर, इसका मतलब बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रांस के अंदर खेला गया है। इंडिया ने इसके अंदर तीसरा पॉइंट याद रखना है कि सिल्वर मेडल जीता है मेंस सिंगल के अंदर, और ये सिल्वर मेडल जीता है मिथुन मंजुनाथ ने। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। मिथुन मंजुनाथ बहुत ही फेमस इंडियन शटलर हैं, इनकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो 74 है मेन सिंगल्स के अंदर, तो इन्होंने ऑर्लिन्स मास्टर के अंदर सिल्वर मेडल जो है वो जीत लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो 29 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 3 अप्रैल को खत्म हुआ, और इवन इसमें वुमेन डबल्स पेयर ने भी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम ने मिलके जो है वुमेन्स डबल के अंदर आप कह सकते हो कि एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपने ये भी याद रखना है कि वुमेन्स डबल्स में किसने जीता था, एक बार नाम जरूर पढ़ लें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि सिल्वर मेडल मेन सिंगल्स के अंदर किसने जीता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, किसको पाकिस्तान का 23rd प्राइम मिनिस्टर दोस्तों बना दिया गया है। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, और ये बनाया गया है किसको, ये बनाया गया शहबाज शरीफ को। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो याद रखना है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को 23rd प्राइम मिनिस्टर जो है वो देश का बना दिया है। ये इवन जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उनकी तरफ से वोटिंग हुई थी, तो जब वोटिंग हुई तो उसमें 174 वोट्स मिली थी 342 में से, जबकि चाहिए कितनी थी जीतने के लिए, 172। और जो शहबाज शरीफ हैं ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और जो शहबाज शरीफ है, शायद आपने नाम जरूर सुना होगा नवाज शरीफ जी का, तो जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये उनके आप कह सकते हो यंगर ब्रदर हैं, और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ, बहुत बड़ी बात है। और नवाज शरीफ को 2017 में जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उनके ऊपर करप्शन चार्जेस के कारण उनके ऊपर रोक लगा दी थी, और देश के बाहर थे अभी वो, जिसके कारण वो देश के अंदर एंटर भी नहीं हो पा रहे थे। और रिसेंटली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास किया गया था इमरान खान की सरकार के खिलाफ, और जब वो पूरा का पूरा उनकी जो पार्टी है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बाहर निकल गई, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, और ऐसे पाकिस्तान कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए जिनको रिमूव किया गया हो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। तो ये भी एक अपने आप में एक यूनिक चीज़ है जो पाकिस्तान में हुई। तो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो आरिफ अलवी जी हैं, पूरा नाम है आरिफ उर रहमान अलवी जी, और यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर है, विच स्टेट विल स्टार्ट हिम प्रहारी स्कीम। तो हिम प्रहारी स्कीम जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है और यूथ के लिए है, ताकि वो स्टेट को छोड़ के मत जाएं, वो किसी और स्टेट में मत जाएं, वो यहीं पे रहें, उनको यहीं पे सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। मतलब माइग्रेशन ना हो सके स्टेट में, जो स्टेट का एसेट है जो यूथ है वो बाहर ना जाए, उत्तराखंड में ही रहें। तो ये स्कीम स्टार्ट की है उत्तराखंड ने, क्योंकि उत्तराखंड में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो उत्तराखंड ने बीजेपी के अंदर जो है वो ये मैनिफेस्टो के अंदर लिखा गया था कि इस तरह से जो है वो हम ये करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को हम यहाँ पे रोकेंगे, तो वो उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि माइग्रेशन ना हो, और खास करके यूथ को जो है वो उत्तराखंड के अंदर रोका जा सके किसी तरह से, ताकि उत्तराखंड स्टेट की डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि वो फ्यूचर है उत्तराखंड का। तो मेन फोकस यही है कि जहाँ पे माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हो रही है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिन एरिया में हो रही है, तो वहाँ पे लोगों को रोका जा सके, वहाँ पे बाहर जाने के लिए उनको ना जाने दिया जाए, उनको रोक दिया जाए। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो इसमें यूनियन गवर्नमेंट की हेल्प जो है वो ले रही है, ताकि स्कीम को हम बॉर्डर स्टेट्स के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि किसी दूसरी स्टेट में जाके जो है वो उनको अगर आप कह सकते हो रोका जा सके, तो वो देश के लिए तो काम करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में रह के जो है वो काम किया जा सकता है। और स्कीम का मेन मकसद यही है कि एक्स सर्विसमैन जो हैं वो बॉर्डर एरिया के आसपास जो है वो सेटअप कर दिया जाए, और उनको अगर वहीं पे सेटल कर दिया जाएगा तो अपने यूथ को जो है वो रोक भी सकता है कि आपने जो है वो बाहर नहीं जाना, आपको यहीं पे जो है वो कोई ना कोई काम दिया जाएगा।
और इसमें ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की तरफ से खर्च भी किए जाएंगे। तो सरकार अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज यूथ को अगर प्रोवाइड करेगी तो कोई भी यूथ ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी स्टेट को छोड़ के जाएगा। किसी का भी जो है वो दिल नहीं करता अपने होम टाउन को छोड़ के जाने का, क्योंकि सब लोग जो है वो वहीं पे पले हैं, वहीं पे बड़े हैं, जिसके कारण जो है वो उनको किसी ना किसी कारण, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो, हेल्थ की कमी हो, हेल्थ इनिशिएटिव या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके कारण जो है वो उनको बाहर जो है वो निकलना पड़ता है, जिसके कारण जो है फिर इस तरह की स्कीम जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती हैं ताकि देश जो है वो आगे बढ़ सके, स्टेट जो है वो आगे बढ़ सके। तो लेकिन फिर भी याद रखना है स्कीम जो है वो उत्तराखंड की तरफ से हिम प्रहारी जो है वो स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट आते हैं स्वनिधि से समृद्धि स्कीम का दूसरा फेज जो है वो स्टार्ट किया गया। 126 शहरों में इसको स्टार्ट किया गया और 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इसके अंदर कवर किया गया है। ये खास बात है। तो इसमें ये थोड़ा सा डेटा आपने याद रखना है, ये एग्जामिनर पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समझने की जरूरत है ये स्वनिधि से समृद्धि है क्या। ये 2021 में दोस्तों लॉन्च की गई थी और फर्स्ट फेज में 125 शहरों में इसको लॉन्च किया गया था। और ये पीएम स्वनिधि का ही एक एडिशनल प्रोग्राम है। स्वनिधि का मतलब प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जो कि जून 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता था ताकि वो अपना काम जो है वो आगे बढ़ा सके, कोविड के कारण जो ठप हो गया था। लेकिन अब इस पीएम स्वनिधि के साथ इन्होंने ऐड क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया स्वनिधि से समृद्धि। मतलब स्ट्रीट वेंडर्स को साथ में सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स का भी लाभ मिलेगा। तो वो 8 सेंट्रली सोशल वेलफेयर स्कीम्स के साथ जोड़ा जाएगा ताकि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो सके, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जैसे कि जनधन योजना, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम, सुरक्षा बीमा योजना। तो इस तरह की स्कीम के साथ जोड़ा जाएगा ताकि सोशल वेलफेयर भी साथ में हो सके। और जो इसका फेज 1 था जिसमें 125 शहरों को कवर किया गया, तो इसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो कवर किया गया, उनकी फैमिलीज को कवर किया गया है। तो स्वनिधि से समृद्धि मतलब उनको जो है वो अलग अलग स्कीम के साथ भी जोड़ा गया और साथ में कैपिटल भी जो है वो उनको प्रोवाइड की गई है। लेकिन अब जो है वो इसका सेकंड फेज लॉन्च किया जा रहा है 126 शहरों में। तो इसमें 10,000 के साथ साथ जो है वो ये सोशल बेनिफिट जो है वो लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 38 सियाचिन डे जो है वो मनाया गया 13 अप्रैल 2022 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। 1984 से लगातार जो है वो आप कह सकते हो इस दिन को हम 13 अप्रैल को मना रहे हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि 76 किलोमीटर लंबा है, वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन ग्लेशियर है और काराकोरम रेंज में ये स्थित है, कश्मीर एरिया में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास। और सबसे आप कह सकते हो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बैटल फील्ड है ये। और इस दिन इंडियन आर्मी जो है वो ऑपरेशन मेघदूत करती है। ऑपरेशन मेघदूत आपको पता होना चाहिए, ये वो ऑपरेशन है जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा कर लेती हैं कश्मीर एरिया में। तो इसीलिए ये सियाचिन डे मनाया जाता है और इस बार 38 सियाचिन डे जो है वो हम मना रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। लेकिन इसी दिन जो है वो हम ये भी जो है वो हम ऑनर करते हैं उन सोल्जर्स की ब्रेवरी के बारे में जो कि इंडियन आर्मी के अंदर रह के सियाचिन ग्लेशियर को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और अपनी जान दे देते हैं। और सियाचिन ग्लेशियर का पूरा मैप जो है वो लेजेंड कर्नल नरेंद्र बुल कुमार की तरफ से तैयार किया गया था। बेसिकली उनका बहुत बड़ा रोल है इसका मैप बनाने में, जिसके कारण ऑपरेशन मेघदूत सक्सेसफुल हुआ था 1984 में। तो याद रखना इंडियन आर्मी जो है वो ऐसी पहली आर्मी है या आप कह सकते हो ओनली आर्मी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि टैंक और भी बहुत हैवी तरह के अलग अलग वेपन्स या ऑर्डिनेंस जो है वो इतने हाई एल्टीट्यूड पे ले गए थे, लाइक 5,000 मीटर ऊंचाई पे ले गए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारी इंडियन आर्मी कर सकती है और किसी भी देश की आर्मी नहीं कर सकती है। तो सल्यूट है इस तरह के जवानों को जो हमारी रक्षा करते हुए इस तरह के जोखिम भरे काम जो है वो करती है और साथ में हमें बचाई भी रखती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसमें क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च 3 स्मार्ट इंडिजीनियस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सोल्यूशन फॉर इंडियन ट्रैफिक सिनेरियो। तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ट्रैफिक से रिलेटेड है तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज होगा, तो ये गलत है। आंसर क्या होगा इसका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ए जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से 3 स्मार्ट इंडिजीनियस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया, जिसमें पहला है ऑनबोर्ड ड्राइवर असिस्टेंस एंड वार्निंग सिस्टम। तो ये देखा गया है, एक डाटा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से दिया गया कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हैं या जितने भी टोटल एक्सीडेंट है उसमें 84 एक्सीडेंट जो हैं वो ड्राइवर एरर के कारण होते हैं। तो इसका मतलब अगर उनको सुचेत कर दिया जाए सही टाइम पीरियड पे तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा नेविगेशन यूनिट जो है वो कार्स में इंस्टॉल हो,
ड्राइवर असिस्टेंस मॉड्यूल जो है वो होना चाहिए वहाँ पे, एक वेव रडार सेंसर होना चाहिए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के थ्रू ये ड्राइवर एरर को कम करके हम एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। तो उसी को कहा गया है ऑन बोर्ड ड्राइवर असिस्टेंस एंड वार्निंग सिस्टम। नेक्स्ट है बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम। ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इससे क्या होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसमें जो बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम है, ये लाइक कोई भी लाल बत्ती के ऊपर बसेस का एक अलग से रूट बना दिया जाएगा कि वो वहाँ पे खड़ेंगे नहीं, तो सीधा ही जो है वो उनके अलग अलग रूट से निकल जाया करेंगे। तो इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा, डिले कम होना स्टार्ट हो जाएगा और लोग इस सिस्टम को, पब्लिक सिस्टम को या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है प्रेफर करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है कॉमन स्मार्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिव। मतलब हम इंटरनेट की मदद से अलग अलग इंटरफेसेस बनाएंगे, कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करेंगे, ताकि हम जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मजबूत कर सकें या उसको और इम्प्रूव कर सकें। मतलब बहुत ही अच्छा जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ किया जाएगा। तो एक फिर से एक इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इसमें याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला है कि विक्टोरिया स्टेट 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा, ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन जो है वो एक एलुमनाई पोर्टल जो है वो लॉन्च किया फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इंडिया के बाहर जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं फॉरेन स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे एक जगह पे जो हैं वो इकट्ठे हो सकें और उसमें फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट है हमारे पास कि फाल्गुनी नायर जो कि नायका की फाउंडर हैं, उनको ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो मिला है, 2021 का ऑलरेडी कर चुके हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो 23rd प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं पाकिस्तान के, ये भी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 551 करोड़ रुपीज़ जो है वो अगरतला प्रोजेक्ट्स के लिए दिए हैं। तो टोटल 76.25 मिलियन डॉलर जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से दिए गए हैं, ताकि अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंदर 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को सहायता मिल सके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखना, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो मस्त सुगु हैं, और इसकी स्थापना 1966 में, और टोटल मेंबर कंट्रीज 68 हैं इंक्लूडिंग इंडिया। 103rd एनिवर्सरी और जलियांवाला बाग मैसेकर की मनाएगी 13 अप्रैल 2022 को। तो सबको पता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में कि 13 अप्रैल 1919 में जो जनरल डायर हैं उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। इसके बाद एक हंटर कमेटी बनाएगी जिसने कहा कि बहुत ही कम लोग जो हैं वो इसमें मारे गए और उनको निर्दोष जो है वो साबित किया गया। बाद में जो है वो इसके पीछे रोष प्रदर्शन भी किया गया, गांधी जी ने भी अपनी मूवमेंट्स की। लेकिन इस दिन को जो है वो अमृतसर मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर पंजाब के अंदर स्थित है। तो इस दिन जिन लोगों को शहीदी प्राप्त हुई हम उनको याद करते हैं और उनके सेक्रीफाइस को जो है वो हम इसी तरह से जो है वो आगे उनके जो सेक्रीफाइस को व्यर्थ ना होने दें, तो आगे हम देश को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 13 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि जो मॉर्टगेज होती है, जो हम गिरवी रखते हैं जनरली प्रॉपर्टी लोन के अगेंस्ट, तो वो किस फॉर्म में होती है? तो वो जनरली वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपकी कोई लैंड होगी तो उसको गिरवी जो है वो जनरली रखा जाता है। तो इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है कि इंटरेस्ट जो है वो सेविंग बैंक के ऊपर जो आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो उसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लें। बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे, स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।